Hello everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is चारू अग्रवाल by profession चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है टैक्स ऑडिट के ऊपर। आज हम समझेंगे टैक्स ऑडिट किसको कराना बहुत जरूरी है, टैक्स ऑडिट की क्या लिमिट है, कैसे लिमिट हम चेक करते हैं, 1 करोड़ की लिमिट है, 2 करोड़ की लिमिट है या फिर 10 करोड़ की लिमिट है। आज की वीडियो में हम अपने ये सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। अगर हम टैक्स ऑडिट नहीं कराते कौन कौन सी पेनल्टीज हमारी इम्पोज होती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आज की वीडियो में हम अपना समझेंगे हमारे बिजनेस पे टैक्स एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। मैंने इसको बिल्कुल फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाया है। हम सिर्फ क्या करेंगे, ये फ्लो चार्ट में ये देखेंगे हम किस सिचुएशन में फॉल करते हैं, उसके हिसाब से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारे बिजनेस पे टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, सबसे पहले तो हम बिजनेस के केस में देखते हैं। बिजनेस के केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी सेल्स, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर को कैलकुलेट करेंगे। इस ईयर में हमारी कितनी सेल्स हुई है, उसके हिसाब से हम ये देखेंगे हम कौन से क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। हमें यहाँ पर 3 क्राइटेरिया दिया हुआ है, एक है 10 करोड़ का, एक है 1 करोड़ का और एक है 2 करोड़ का। सबसे पहले हम देखते हैं 1 करोड़ का जो क्राइटेरिया है उसमें वो क्या बता रहा है। वो उसमें बता रहा है इन केस ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीट्स एंड पेमेंट रिस्पेक्टिवली। मतलब बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो ट्रांजेक्शन्स हमारी कैश में 5% तक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अप टू 5% तक होनी चाहिए। मतलब बैंक से रिलेटेड जो है हमारी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस की 95% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इन केस अगर हमारी जो ये वाली जो कंडीशन है 10 करोड़ की वो किस पे एप्लीकेबल है, अगर हमारी बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स है वो अप टू 5% कैश में हुई है, मतलब 95% या उससे ज्यादा हमारी बैंक से हुई है, तो हमारे ऊपर जो है वो 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होती है। मतलब कि अगर हमारी सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स या फिर टर्नओवर 10 करोड़ की लिमिट के अंदर आती है तो उस केस में हमारा क्या होता है, टैक्स ऑडिट जरूरत नहीं होती। हमें उसका चेक करना है हमारी बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, कितनी हमारी रिसीट और कितनी हमारी पेमेंट, उस ट्रांजेक्शन टोटल ट्रांजेक्शन का अप टू 5% तक ही हमारा कैश में होना चाहिए। अगर 5% से ज्यादा हमारा कैश में हो जाता है तो 10 करोड़ की लिमिट हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 करोड़ की लिमिट कब एप्लीकेबल है, कैश ओरिएंटेड बिजनेस में। मतलब कि अगर हमारे बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स है वो हमारी 5% से ज्यादा कैश में हुई है, जो हमारी 5% से ज्यादा कैश में हुई है, तो हमें क्या लिमिट देखनी है, 1 करोड़ की लिमिट देखनी है। उस केस में अगर हमारी सेल्स, टर्नओवर या फिर टोटल रिसीट 1 करोड़ से ज्यादा होती है तो उस केस में हमारे ऊपर क्या है, ऑडिट रिक्वायर्ड हो जाता है, और अप टू 1 करोड़ होती है तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर? ये दोनों जो है वो इंटर रिलेटेड है। हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें देखना है हमारी जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स है वो कैश में कितनी है और बैंक में कितनी है। अगर कैश में हमारी अप टू 5% है तो हमारे ऊपर क्या है, कौन सा एप्लीकेबल होगा, 10 करोड़ की लिमिट वाला। अगर हमारी जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ तक है उस केस में हमें ऑडिट नहीं कराना। अगर 10 करोड़ से ज्यादा होता है तो हमें ऑडिट कराना है। और अगर हमारी बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में 5% से अबव है, ज्यादा है, तो उस केस में हमारे ऊपर जो लिमिट है वो 1 करोड़ की एप्लीकेबल होती है और हमें क्या करना है, ऑडिट। अगर हमारी जो सेल्स टर्नओवर हमारी 1 करोड़ तक है, अप टू 1 करोड़, तो हमें ऑडिट नहीं कराना, और अगर अबव 1 करोड़ है तो हमें ऑडिट कराने की जरूरत है। तो बेसिकली इससे हमें क्या क्रॉस निकलता है, अगर बिजनेस हमारा जो है वो डिजिटली बैंकिंग से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, 95% से ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, 95% या उससे ज्यादा, तो हमारे ऊपर 10 करोड़ की लिमिट है। अगर वो कैश में ज्यादा ट्रांजेक्शन्स कर रहा है तो हमारी 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल है। थर्ड हम पढ़ते हैं 2 करोड़। 2 करोड़ की लिमिट कब एप्लीकेबल है, अगर पर्सन ने ऑप्टेड किया है 44AD में प्रिजम्प्टेड टैक्सेशन स्कीम। टैक्सेशन स्कीम में क्या होता है,
कि एक बिजनेसमैन को एक फिक्स्ड परसेंटेज पे अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है, और वो फिक्स्ड परसेंटेज किस पे लगती है? टर्नओवर पे, हमारी सेल्स कितनी है। जैसे कि अगर हमारी जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स है वो है बैंक से रिलेटेड, मतलब जो हमारी रिसीट्स है वो बैंक से ही है, तो हमारी जो है 6% ऑफ टर्नओवर हम डिक्लेयर करते हैं अपना प्रॉफिट, और उस पे ही हम टैक्स पे करते हैं। और अगर हमारी जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स कैश में है, बैंक की जो रिसीट्स है वो कैश में है, तो हमें 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा टर्नओवर पे, ठीक है। और 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करके हमें इस पे अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है, इस केस में एसएससी को ना तो उसको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत पड़ती, बस उसको ये होता है कि जितनी उसकी टोटल रिसीट्स आई है उस पे वो क्या डिक्लेयर कर देता है कि उसका 6% या फिर 8% प्रॉफिट हुआ है, और उस अकॉर्डिंगली वो अपना टैक्स पे कर देता है। तो इस केस में अगर जो है एसएससी 2 करोड़ की लिमिट में आता है और वो डिक्लेयर कर देता है अपना प्रॉफिट 6%, किस केस में? डिजिटल रिसीट्स, मतलब कि अगर उसकी बैंक से रिलेटेड रिसीट्स है और तो उस 6% में अगर वो प्रॉफिट डिक्लेयर करता है, या फिर 8% इन केस ऑफ कैश रिसीट, ठीक है। 6% या फिर 8% या फिर उससे ज्यादा वो अगर अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करता है तो उस केस में उसको क्या है, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो कहता है कि नहीं मैं प्रॉफिट 6% नहीं डिक्लेयर करूंगा, 8% नहीं डिक्लेयर करूंगा, उससे कम करूंगा, 5%, 4%, तो उसको उस केस में क्या करना पड़ता है, ऑडिट कराने की जरूरत है। हमें क्या निकलता है, 44 AD की लिमिट कब एप्लीकेबल होती है? जब हमारी जो टर्नओवर है अप टू 2 करोड़ है। इस केस में एसएससी को जरूरत नहीं है कि वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे, और उसको क्या करना पड़ता है, जितनी भी उसकी टोटल रिसीट्स आई है, अगर वो बैंक में आई है, डिजिटली आई है, तो उसको अपना 6% प्रॉफिट वो डिक्लेयर कर देगा, और इसके अकॉर्डिंगली वो टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर उसकी कैश में रिसीट्स आई है तो उस केस में वो अपना 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर देगा और उस हिसाब से टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर इन केस वो 6% या 8% प्रॉफिट नहीं डिक्लेयर कर रहा है तो उस केस में उसको ऑडिट करने की जरूरत है, अदरवाइज उसको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 3 लिमिट्स हो गई, एक 1 करोड़ की हो गई, एक 2 करोड़ की हो गई, एक 10 करोड़ की हो गई। उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे हम किस में फॉल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे ऊपर कौन सी लिमिट्स एप्लीकेबल है और अपनी टैक्स ऑडिट की लिमिट को निकाल। क्लियर? ये तीनों लिमिट्स हमें समझ आ गई है। तो अब हम ऊपर पढ़ा है, अगर उसमें हमारी टर्नओवर नहीं फॉल करती तो उस केस में उसके बाद हमें क्या चेक करना है, उसके बाद हमें चेक करना है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 44 AD4। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये सेक्शन। तो आज इसको हम क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आप अपने क्लाइंट से अपने उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हो, चेक करते हो टर्नओवर की लिमिट एंड ऑल, और हमने जो अभी ऊपर फ्लो चार्ट पढ़ा है उसमें हम फॉल नहीं करते, तो अब हमें एक और चीज चेक करनी है कि जो एसएससी ने 44 AD तो नहीं ऑप्ट किया था किसी भी प्रीवियस ईयर में, जो अभी हमने 44 AD समझा है 6% और 8%, हमें वो चेक करना है कि एसएससी ने, बिजनेसमैन ने, कि 44 AD तो नहीं किसी प्रीवियस ईयर में ऑप्ट किया था। अगर उसने ऑप्ट नहीं किया, अगर उसने ऑप्ट नहीं किया तो हम क्या समझेंगे, उसको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया ये कि उसको उस केस में ऑडिट की जरूरत नहीं है अगर उसने प्रीवियस ईयर में ऑप्ट नहीं किया होगा 44 AD। अगर उसने प्रीवियस ईयर में 44 AD ऑप्ट कर लिया, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, देखो प्रीवियस ईयर में 44 AD ऑप्ट कर लिया, 44 AD ऑप्ट कर लिया, दैट मीन्स वो ITR 4 भरेगा, उसको ITR 4 भरनी पड़ेगी। और वो इस साल सोच रहा है, उसने डिसाइड किया कि वो 44 AD में नहीं करेगा फाइल, क्योंकि जो उसका प्रॉफिट है वो, क्योंकि उसको इस बार उसने सोच लिया कि वो 44 AD में अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगा, तो उस केस में वो ITR 3 फाइल करेगा अपनी। तो ITR 3 फाइल करेगा तो वो, लेकिन ITR 3 में वो जो प्रॉफिट दिखाएगा उसके ऊपर इस 44 AD4 के क्लॉज में बात की गई है कि उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट एज पर सेक्शन 44 AD। अगर वो नहीं डिक्लेयर करा 44 AD के अकॉर्डिंगली क्या है, 6% और 8%। अगर वो 6% या 8% प्रॉफिट से कम शो कर रहा है, अगर वो प्रॉफिट, देखो अगर वो डिक्लेयर कर रहा है प्रॉफिट एज पर सेक्शन 44 AD, मतलब 44 AD के हिसाब से वो दिखा रहा है कि 6% प्रॉफिट ही
से ज्यादा या 6% या 6% प्रॉफिट से ज्यादा उसका प्रॉफिट हुआ है, डिक्लेयर करा है वो उसमें, या फिर 8% या 8% से ज्यादा, जो भी केस हमारा है बैंक से या कैश से, तो उस केस में उसको क्या है, ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर ही बात खत्म हो जाएगी कि वो आराम से ITR 3 फाइल कर ले और इतना प्रॉफिट दिखा दे, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 6% और 8% वाली लिमिट में होना चाहिए, कि इससे कम नहीं दिखाना चाहिए। अगर इन केस वो डिक्लेयर करता है प्रॉफिट बिलो 4480 के बिलो कम कर रहा है वो 6% या 8% है, तो उस केस में फिर हम दो चीजें आगे, एक चीज और चेक करेंगे कि जो उसकी टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है या फिर कम है। अगर उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है तो उसको फिर से ऑडिट की जरूरत नहीं है। क्लियर? जब उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ही कम उसकी इनकम आ रही है तो उसके बाद फिर उसके ऊपर हम ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं डालते, कि अगर तो 4480 से भी कम अपना प्रॉफिट शो करना चाहेगा तो हो जाएगा। केस में क्या, अगर हम बिलो 4480 अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे एक स्टेप और चेक करना पड़ेगा। अगर हमारी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है उस केस में हमें ऑडिट कराना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, अप टू है, तो हमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस सेक्शन, ये सेक्शन क्या बोलता है, जब भी हम 4480 से ऑप्ट आउट करेंगे तो उस केस में 4480 से हमने किसी ईयर में ऑप्ट आउट किया तो उस ईयर के बाद हमें 5 साल तक चेक करना पड़ेगा कि किसी साल में हम अपना जो प्रॉफिट है वो डिक्लेयर ना करें 4480 की लिमिट से कम। अगर हम 4480 की लिमिट से लोअर पे प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं उस केस में हमें ऑडिट कराना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कराना पड़ेगा। और अगर प्रॉफिट डिक्लेयर कम कर दिया और हमारी जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से भी कम है तो उस केस में भी हमें ऑडिट नहीं कराना। तो क्लियर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि 1 करोड़, 2 करोड़ और 10 करोड़ की लिमिट की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। अगर हम किसी भी क्राइटेरिया में फॉल नहीं हो रहे उसके बाद हमें ये देखना है 4480 की एप्लीकेबिलिटी तो नहीं है, उसमें हमें क्या करना है, SSC की बिजनेसमैन की देखना है पूरा प्रीवियस ईयर में कभी उसने 4480 तो नहीं ऑप्ट किया हुआ। अगर इन केस उसने प्रीवियस ईयर में 4480 ऑप्ट किया होगा तो उसके 5 साल तक हमें अपनी बुक्स के अंदर जो प्रॉफिट है वो 4480 की लिमिट से कम नहीं शो करना। अगर हम शो करते हैं तो उस केस में हमें ऑडिट कराना पड़ेगा, अगर हम उससे कम नहीं शो करते तो ऑडिट कराने की नीड नहीं है। बिजनेस की अब टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी समझ ली है, अब हम प्रोफेशन की अपनी समझते हैं। प्रोफेशन CA आते हैं, लॉयर्स आते हैं, आर्किटेक्चर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, ये सब हमारी प्रोफेशन की डेफिनेशन में आते हैं। तो प्रोफेशन की डेफिनेशन, प्रोफेशंस के में हमें क्या चेक करना है, हमारी जो ग्रॉस रिसीट्स है वो अगर एक्सीड करती है 50 लाख से ज्यादा होती है तो हमारे लिए ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर ग्रॉस रिसीट्स हमारी 50 लाख तक है तो उस केस में हम देखते हैं कि हमने 4480 ऑप्ट किया है नहीं किया। 4480 क्या बोलता है कि हमें डिक्लेयर करना है प्रॉफिट 50% ऑफ टर्नओवर के बेसिस पे। अब 4480 में हमें क्या फायदा है कि हमें ITR 4 फाइल करनी पड़ेगी, प्लस हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 50% ऑफ अपना टर्नओवर, अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर देंगे। तो इस केस में अगर हम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं अपना 50% या उससे ज्यादा तो हमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अगर इनकेस हम प्रॉफिट अपना कम डिक्लेयर कर रहे हैं 50% ऑफ टर्नओवर से बिलो तो उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है वो, तो उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा जो हमारी इनकम है वो अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है या फिर इनकम हमारी एक्सीड करती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को। अगर इन केस हमारी अप टू एग्जम्पशन लिमिट है हमारी इनकम तो उस केस में हमें ऑडिट नहीं कराने की जरूरत, अगर हम प्रॉफिट 50% से भी कम डिक्लेयर कर रहे हैं तो। अगर हमें हमारी जो इनकम है वो ज्यादा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से और हम अपना प्रॉफिट भी कम डिक्लेयर कर रहे हैं 50% तो उस केस में हमें ऑडिट कराना पड़ेगा। तो प्रोफेशन के केस में हमारी जो लिमिट है वो 50 लाख है, उसके हिसाब से हमें ऑडिट डिसाइड करना है कि ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं एप्लीकेबल। एप्लीकेबिलिटी बिजनेस के ऊपर भी प्रोफेशन के ऊपर भी। तो ये तो समझ लिया कि टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं है। अब ये क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें टैक्स ऑडिट कराना कब तक है। तो कोई भी SSC है जिसपे
टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है उसको 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट कराना है। अब लेट्स एन एग्जांपल, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 है तो उस केस में हमें टैक्स ऑडिट कब तक कराना है? 30 सितंबर 2023 तक। इन केस अगर हम 30 सितंबर 2023 तक अपना टैक्स ऑडिट नहीं कराते तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या क्या पेनल्टीज इम्पोज की है अब हम वो समझते हैं, क्योंकि अगर हम कोई रूल्स गवर्नमेंट का फॉलो नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो पेनल्टी हमारे ऊपर इम्पोज होगी। तो क्लियर करते हैं कौन कौन सी पेनल्टीज है जो हमारे ऊपर इम्पोज होती है अगर हम टैक्स ऑडिट के कंप्लायंसेस को नहीं फॉलो करते। तो टैक्स ऑडिट की क्या क्या पेनल्टीज है? अगर हम टैक्स ऑडिट कराते ही नहीं है, फेल हो जाते हैं टैक्स ऑडिट कराने के, या फिर हमने टैक्स ऑडिट तो करा दिया लेकिन हमने टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट नहीं कराई विद इन ड्यू डेट, जो मैंने आपको बताया 30 सितंबर है तब तक हमने सबमिट ही नहीं कराई टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या पेनल्टीज इम्पोज की हुई है कि लोअर ऑफ, कम से लोअर कम, इन दोनों का जो भी अमाउंट निकलता है उसमें जो कम अमाउंट आता है वो गवर्नमेंट को हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो कि है 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट। मतलब जितनी भी टर्नओवर है हमारी उसका हम 0.5% कैलकुलेट करेंगे या फिर 1.5 लाख रुपए, इन दोनों अमाउंट में से जो भी हमारा कम अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टीज। सेकेंड हमारा क्या है, अगर टैक्स ऑडिट में हमने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी है उस केस में हमारी जो टैक्स पेनल्टीज है वो है 100% या से लेकर 300% तक टैक्स का, जो कि हमने थॉट टू बी अवेटेड। क्लियर? तो ये हमारी टैक्स पेनल्टीज है। तो चलिए आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पर ही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो इस टॉपिक पे कोई डाउट्स या फिर कोई क्लैरिफिकेशन चीजें नहीं हो पा रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, फिर मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। थैंक यू।